नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो अभी हाल में ही एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसे जीसीसी के नाम से जाना जाता है, इसकी एक बैठक हुई, समिट मीटिंग थी और जिसमें सभी ये 6 देश जो है मेन इसके मेंबर हैं, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, ये सभी देश हैं। इन लोगों ने एक बैठक में एक सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ जिसमें कहा गया उन्हीं ने कि फौरन सीज फायर होना चाहिए गाजा में, और ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी ब्लेम किया, एक तरह से देखा जाए जो कहा है उन्हीं ने कि वो असमर्थ रही है दिलाने में सीज फायर को इम्प्लीमेंट, इसराइल पे इतना प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि सीज फायर होना। तो ये बड़े एक ये ग्रुपिंग जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है। ये सभी 6 देश जो हैं ये तेल के बड़े व्यापारी हैं, इनके यहाँ तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं और दूसरे मिनरल्स भी बहुत हैं। और ये पर्शियन गल्फ का एक पूरा एरिया है और इस एरिया के अंदर जो है इसकी एक इन लोगों की काफ़ी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी अब बढ़ गई है, ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया की तो इस समय बहुत बार्गेनिंग कैपेसिटी है जब से उसने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है। तो वो सभी देश जो हैं वो चाहते हैं कि अमन शांति हो। इन 6 देशों के साथ-साथ टर्की के भी राष्ट्रपति वहाँ पे थे, मौजूद आए थे। अब देखना ये है कि कितना इम्प्लीमेंट होता है। दूसरी बात ये है कि इन्हीं ने ये भी कहा, वहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे बातचीत हुई, किस तरीके से अमन शांति होना चाहिए। फिर उसके बाद इनका एक अरब लीग का एक वो भी है, कॉन्टैक्ट ग्रुप भी है जो अलग-अलग देशों में जाके खास तौर से जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उनसे जाके मिलना, उनको उनके उनसे बातचीत करना, उनको राज़ी करना कि सीज़ फायर के लिए। तो इस तरीके से अलग-अलग इनिशिएटिव्स ये लोग ले रहे हैं और ये है कि इनकी काफ़ी क्षमता भी है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी आया है न्यूज़ में, कहाँ तक सही है नहीं मालूम, कि ये तेल की सप्लाई भी बंद करना चाहते हैं इज़राइल को, ख़ास तौर से। और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से है। अरब लीग की समिट जो जॉइंट मीटिंग हुई थी अरब लीग की और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ेशन की, उसमें ईरान ने भी ये बात उठाई थी कि तेल की सप्लाई बंद होनी चाहिए। कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना मुश्किल है, इसमें कुछ लोग हैं बहुत जिनके डुअल स्टैंड होते हैं, जैसे कि टर्की है ख़ास तौर से। टर्की के बड़े घनिष्ठ संबंध एक तरफ तो इज़राइल से हैं, ट्रेड भी है, बिज़नेस भी है, डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन भी है, और वो जब इस तरह की आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, फिर बाद में अपनी सिचुएशन कुछ बार्गेन करके पश्चिमी देशों से वो बना लेता है। लेकिन ये है कि अब की जो अरब देश हैं 6, ये काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं। सऊदी अरेबिया इनका लीडर है और सऊदी अरेबिया अ ने जो स्टैंड लिए हैं वो बहुत साफ और क्लियर है कि अमन शांति होनी चाहिए, वहाँ पे बंद होना चाहिए। ये जेनोसाइड जो हो रहा है जिसे कहना चाहिए, कहा गया है कि ये बंद होना चाहिए तुरंत। अब देखना ये है कि आगे कैसे होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अ, टू स्टेट सॉल्यूशन की भी बार-बार बात आती है। लेकिन वहाँ पे कैसे ये स्टेट बनेगी, हमें ये नहीं समझ में आता। एक तरफ तो इज़राइल लगातार इन पल फिलिस्तीनियों की जो ज़मीन है, उस पे अनेक्स करी जा रही, उसी के कब्ज़े में है, उनसे छीनती जा रही है और वहाँ पे सेटलमेंट्स, अपनी नई कॉलोनीज़, बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़ बनाती रहती है। और वेस्ट बैंक के अंदर इस समय एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल है, इसलिए कि चारों तरफ इन्हीं ने अपने सेटलमेंट्स फैला दिए हैं और बैरियर्स लगा दिए हैं, जिसको क्रॉस करके जाने में घंटों लगता है एक जगह से दूसरी जगह। लाइफ जो है वहाँ पे बहुत मुश्किल हो गई है जीना, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में। फिर उसके अलावा ये है कि सेटलर्स जो हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं इन कॉलोनी में, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट, अ, और अ, वो आए दिन इन लोगों को थ्रेट करते रहते हैं, मारते-पीटते भी रहते हैं, इनकी गाड़ियों में आग लगा देना, इनके घरों पे कब्ज़ा करना, इन लोग को हर तरह से वो और उनसे आप बोल नहीं सकते ज़्यादा, इसलिए कि उनके पीछे सेना होती है, सेना की सपोर्ट है, उनके पॉगी पेन भी साथ में लेके चलते हैं वो।
सुरक्षा के लिए। अगर कोई एक इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसका बहुत सख्त रिटेलिएशन होता है। वहाँ वेस्ट बैंक में भी लाइफ बहुत खराब है। ख़ास तौर से जब से एक तरफ तो सीज़फायर जो अभी हुआ था, टेम्परेरी सीज़फायर, उसमें फ़िलिस्तीनी सोल्जर्स को रिलीज़ किया गया और हमास ने इज़राइली बंदियों को रिलीज़ किया जो जिसको उन्होंने होस्टेज बना रखा था। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा वेस्ट बैंक में लगातार जो वहाँ पे लोगों को गिरफ्तारी जारी है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, हर तरह की बहुत सी हत्याएँ भी हुई। इसी पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं चंद दिन के अंदर। तो एक तरफ तो ये पॉलिसी है कि सीज़फायर का नाम लिया जाता है, जहाँ सीज़फायर है तो दूसरी जगह फायरिंग बढ़ जाती है, परेशानियाँ बढ़ती हैं। दूसरी तरफ ये है कि इज़राइल जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसमें संभव नहीं है टू स्टेट सॉल्यूशन अनलेस एंड अंटिल इतना प्रेशर उस पे बिल्ड अप किया जाए कि वो जितनी जल्दी हो सके पूरे ऑक्युपाइड टेरिटरीज से जितना भी उसने कब्जा किया है 1967 की अरब इजरायली वॉर में, उससे वो पूरी तरीके से विदा करे, जो कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन भी जिस चीज की बात करता है 242 एंड 338, उसको उनको एक दिन तो उनको हटना पड़ेगा, चाहे वो पूरा कब्जा कर लें या जो भी कर लें। जब तक उनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो, जब तक अमेरिका का वर्चस्व है, वो जो ये चाहे करें कर सकते हैं। इसलिए कि पश्चिमी देश और अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं और उनका है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब विकसित देश, ये ग्लोबल साउथ में भी एक बड़ी शक्ति पैदा हो रही है। अब आपस में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इनकी भी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। वो एक अलग मसला है, कभी और बात की जाएगी। तो वहाँ पे गाज़ा के अंदर जिस तरीके से मकान गिराए गए हैं, वो किया गया, वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं उस एरिये को, ताकि वहाँ पे और जो मलबा गिरा है उसको समुंदर पाटने के काम में करेंगे ताकि एरिया बढ़े। वो बहुत सुंदर एरिया है ईस्ट मेडिटेरेनियन का और उसको बफर ज़ोन उन्हीं ने डिक्लेयर कर दिया बनाना है। वो किसी से परमिशन नहीं लेते किसी काम के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर जो भी प्रोजेक्ट उनका होता है उसको अमेरिका फंड करता है, वो आगे बढ़ते हैं। हमास के खात्मे के नाम पे वो जो भी कुछ कर रहे हैं, वो डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरफ तो ये है कि अरब देश जो है वो बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक ग्रुप और है जो इनके खिलाफ बाकायदा लड़ाई, एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई लड़ रहा है। वो है रेसिस्टेंस ग्रुप, जिसको ईरान कहता है। रेसिस्टेंस ग्रुप जो है ये जो मलेशिया बनी है, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास या फिर उसके अलावा अ, शिया मलेशियाज़ इराक की, सीरिया में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, हूती मलेशिया यमन में, ये इनकी अलग साथ में कार्रवाई चलती रहती है। ये लगातार अटैक करते रहते हैं, कभी कोई इंटर्न। इनकी नीति मुझे ऐसा लगती है कि इज़राइल को, जिस तरह इज़राइल वहाँ पे एंगेज कर रहा है हमास को, उनकी नीति ये लगती है कि इज़राइल को लंबे समय के लिए एंगेज करे रहो इस तरह के गतिविधियों के माध्यम से। अगर ये इस तरह की गतिविधियाँ ये कमज़ोर हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसमें ज़्यादातर, और दूसरी बात ये है कि इनके साथ डील करना, लड़ना मुश्किल होता है। ऑर्गेनाइज़ फ़ौज को तो हराना आसान होता है, हमने देखा अमेरिका को कितनी मुश्किल आई तालिबान को से डील करने के, 20 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, उसके बाद उनको वहाँ से जाना पड़ा। तो इनसे किस तरह से निपटेंगे? अगर लंबे समय तक वहाँ पे ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहते हैं, सी के अंदर भी इज़राइली शिप्स के ऊपर अटैक करना, या अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उनको निशाना बनाना और इज़राइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करना, या सीधे हिजबुल्लाह जिस तरह करता है, तो इज़राइल की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। टूरिज्म बंद हो गई है, 2 लाख से भी ज़्यादा इज़राइली मुल्क छोड़ के चले गए हैं और अगर इस तरह की स्थिति रही तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में पलायन भी हो सकता है इज़राइल से बाहर के लिए। इसलिए कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं इज़राइल के अंदर, उनके पास डुअल सिटीज़नशिप है और जब हालात बिगड़ते हैं तो वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों अपने-अपने मुल्कों में, दूसरी जहाँ जहाँ पे उनकी और सिटीज़नशिप होती है, वहाँ चले जाते हैं।
तो ये एक बड़ा इज़राइल के लिए समस्या है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की जो गतिविधियाँ सी और समुंदर और रेड सी और इस मेडिटेरेनियन में या इज़राइल के अंदर हो रही, तो फिर अमेरिका ने जो ट्रिप डिप्लॉय किए हैं, वो भी विथड्रॉ नहीं कर पाए। और इन ट्रिप्स डिप्लॉयमेंट में जैसे कि 1-2 ये जो युद्धपोत यानी जंगी बेड़े जो होते हैं, इसके अंदर बहुत से जहाज होते हैं, पानी के शिप्स होते हैं, वारशिप्स होते हैं। तो वो सबको वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के ऊपर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका की इकोनॉमी इसकी वजह से बिगड़ जाएगी या कुछ हो जाएगी। अमेरिका के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 5, 10, 20 बिलियन, 50 बिलियन खर्च करना। लेकिन इस समय उसकी इकोनॉमी वीक है अमेरिका की। और दूसरी बात ये है कि अ, लगातार पश्चिमी देशों की जो पॉलिसी में बदलाव आ रहा है। ख़ास और फिर यही नहीं, उनके के अलावा फिर इधर भी जो अ अ, अरब देश हैं, इनमें भी एक बड़ी नीति परिवर्तन नज़र आता है। तो ये ग्रुप्स जो हैं, ये लगातार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये धीरे-धीरे इसी तरह से हरकत करते रहेंगे और इज़राइल को आने वाले समय में एंगेज करते रहेंगे। इज़राइल के एंगेजमेंट का मतलब ये है कि अमेरिका को भी। दूसरी ये है कि अब अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी अमेरिका और पश्चिमी देश जिन्होंने इज़राइल को बनाने में बड़ी मदद की थी और जो इस पूरे जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने, उसकी पूरी वायलेशन हो रहा है। तो ये उनका दायित्व बनता है कि ये देखें कि इस तरह की गतिविधियाँ बंद हुई। हालाँकि सभी अरब जो पश्चिमी देश हैं या अमेरिका, ये सब 2 स्टेट सॉल्यूशन की तो बात करते हैं कि 2 स्टेट बननी चाहिए जो कि साइड बाय साइड रहेंगी अमन शांति के साथ, मगर इज़राइल पे प्रेशर नहीं डालते। और बल्कि इज़राइल को मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट ये लोग देते रहते हैं। तो ये जो है, जब तक इनका प्रेशर नहीं होगा, इज़राइल वहाँ से विथड्रॉ नहीं करेगा और इनका कोई ऐसी बात संकेत नज़र नहीं आता कि ये आने वाले समय में विथड्रॉ करें। अब देखना ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या अरब लीग के आने वाले समय में किस तरीके से अपने वो भी दूसरी तरफ ये भी है कि कल पुतिन से भी अ, जो है परसों पुतिन से भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक लंबी बातचीत की जिसमें बहुत से मसले थे, यूक्रेन युद्ध और गाज़ा और उसके अलावा जो बायलैटरल कोऑपरेशन पे भी बात हुई है। और फिर सऊदी अरेबिया जो है वो ब्रिक्स नेशन का मेंबर बन चुका है, उनके भी टच में है। और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के देश से भी उसके अच्छे संबंध हैं, वहाँ भी बातचीत जारी है। वो इस पूरे क्षेत्र का ही नहीं बल्कि इस्लामिक देश का एक बड़े लीडर के रूप में देखा जाता है। हम लोग को, मैं समझता हूँ, आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। आने वाले समय में एक नया पॉडकास्ट आपके साथ एक लेके आएँगे जिसमें अ, नए इश्यू पे आपके साथ बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे लोगों को भी बढ़ाइए। धन्यवाद।